liability of surety arise only when the principal debt fails to pay the debt to नेहा रिमी ने एसबीआई से लोन लिया था। fails to pay the ओरिजिनल क्रेडिटर। तो गारंटी में पहले बार बार एग्जांपल देख, क्या है ये, कौन है, क्या है? प्रिंसिपल क्रेडिटर कौन? एसबीआई। डेटर कौन? श्योरिटी कौन? श्योरिटी का दूसरा नाम गारंटर। दूसरा नाम। तो तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे। लोन किसने किससे लिया? गारंटी किसने किसको दिया? यदि यदि श्योरिटी का लाइबिलिटी जब प्रिंसिपल डेट फेल कर जाए तो किसको देना पड़ेगा? क्लियर? देना पड़ेगा क्रेडिट को। नेक्स्ट, बार में फिर से क्रेडिटर, ठीक है। इसके बाद दो ही था क्यों, इधर बोल नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और फिल इन द ब्लैंक में तुम्हारा है 3 और 5। 5 क्या है? जिसको गारंटी दिया जाता वो क्या कहलाता है? दिया जाता है उसको क्रेडिटर बोला जाता है। समझे? तो कुछ एमसीक्यू का हल फिल इन द ब्लैंक यही था। बाकी 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, 25, 27 और 33। बोले थे लिखने को 25, 27 और 33। इनवैलिड गारंटी, इंडिमनिटी एंड गारंटी का अंतर, और 33 में कब सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब यदि चला अगला यूनिट में, तो अगले यूनिट में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल वाले में चलता हूँ। तो नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट कौन सा रहने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी ऑन गारंटी के बाद अगला यूनिट तुम्हारा जो रिलेटेड टू है वो है बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज में बहुत कुछ है। पहले सिंपल सा मतलब बताओ बेलमेंट एंड प्लेज का। ये सब क्या पढ़ रहे हो? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है, इम्प्लाइड। और ये स्पेशल है। स्पेशल की इस तरह की घटनाएं एक अलग किस्म की है जो कि करीब करीब बराबर है।
और बहुत ज्यादा होता है। तो बेलमेंट एंड प्लेज में फिर से मैं यदि एग्जाम्पल ले लूं तो बेलमेंट एंड प्लेज में ध्यान रख कि एग्जाम्पल क्रिएट कर ही लूं तुम्ही लोगों में से। वो है कोई पार्टी का नाम वाम तो प्लेज वाला था, बेलमेंट वाले में कोई नाम भी नहीं लिया। कौन है? हाँ, थोड़ा सा ही ले लिया। तो रौनिक, बेलर एंड बेली। रौनिक बोलता है कौशल को, भाई तेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल है, कुछ दिनों के लिए देगा? कौशल बोला ठीक है भाई, ले जा। तो कौशल ने रौनिक को जो मोबाइल दिया यूज करने के लिए, ओनरशिप नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में इसके अलावा जो मेन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसपोर्टर से सामान भेजना, मतलब तुमने मुझे ट्रांसपोर्टर को सामान दिया कि जाके अमीषा को दे आओ, तो तुम्हारा और मेरे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। या फिर शादी में मान लो आपने 100 चेयर भाड़े पे लिया, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी कह सकते हो व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो दो लोग प्रॉमिसर प्रॉमिसी की तरह, जो सामान देता है वो है बेलर, जिसके जिसको सामान दिया गया वो है बेली। अब इसी से रिलेटेड इसमें स्पेशल कुछ डिस्कस है। तो सबसे पहले बेलमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, बेलिलियर। बेलिलियर का मतलब हुआ टू वॉट, टू डिलीवर। कुछ लोग बोलते हैं हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजीशन। तो बेलमेंट के पूरे इस घटनाक्रम का सार है सेक्शन 148 में। Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract, that the goods shall, when the purpose is accomplished, पूरा हो जाए, तो be returned or otherwise disposed of according to the direction of the persons delivering them। ये मेन कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में बेलमेंट की परिभाषा है, और इसी को लेके जो घटनाक्रम अराइज होगा वो अब आगे बोलने वाला है। तो बेलमेंट सिंपल फंडा रहा, डेफिनेशन लिखेगी, चल लिखने के बाद वो सेंस एक्टिव होगा। अंडर सेक्शन हेडिंग ले लिया बेलमेंट, हेडिंग ले लिया बेलमेंट। अंडर सेक्शन 148, अंडर सेक्शन 148, the bailment is the delivery of goods by one person. Bailment is the delivery of goods by one person to another, to another for some purpose, for some purpose upon a contract
upon a contract, the goods shall that the goods shall when the purpose is accomplished, when the purpose is accomplished, comma, be written or otherwise disposed of, or otherwise disposed of according to the direction, according to the direction of the persons delivering them, of the persons delivering them. ट्रांसपोर्ट वाला जो काम है, ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है, क्या हो रहा है उसमें? आप जैसे मान लो मैंने कहा कि आप सामान मुझे दिए, देते वक्त क्या बोले? मतलब तुमने मुझे डिलीवर किया और डिलीवर करने के बाद कहा कि तुम यहां से दिल्ली ले जाओ और वहां उस बंदे को दे देना। शादी के घर में कोई फंक्शन था, 100 चेयर डेकोरेटर से लाए, क्या बोले कि आप मुझे एक दिन घर में ये यूज है, या साउंड सिस्टम लाए, ये हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम है, मुझे साउंड सिस्टम दो, ये टाइम से ये टाइम बजाएंगे, इतने दिन के लिए बजाएंगे। और फिर वो तुमको क्या किया? वो दिया और बदले में कुछ चार्जेस लिया। बट वो जो कौशल वाला एग्जाम्पल था, भाई हफ्ता दिन के लिए मोबाइल दे दे, थोड़ा सा अभी सर्विस सेंटर में मेरा मोबाइल गया है, तब तक मैं यूज करके तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। ये सारा घटनाक्रम इस डेफिनेशन पे फिट बैठता है। अब रहा 3, सिर्फ आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है, बट उसके पहले 2 लोग कौन? बेलर जिसने सामान दिया, बेली जिसको सामान दिया गया। चैप्टर में ऑब्वियसली तू भी जानती है कि डिस्कशन क्या होने वाला है। चैप्टर में डिस्कशन अब इन्हीं घटनाक्रम में होगा। कौशल ने रोनित को दिया, रोनित उसको तोड़ दिया, बवाल होगा उसको लेके, कहाँ तक झमेला होगा। ट्रांसपोर्टर को सामान दिए तो वो भी कुछ खराब कर दिया। तुमको हमने एक सामान दिया कि भाई एक चल पार्टी में जाना है, तो भाई तू अपना थोड़ा कपड़ा दे दे। अब तो उसने हल्दी वल्दी गिरा के खराब करके वापस कर रही है। तो ये सब झगड़ा चालू है। ड्यूटी ऑफ बेलर, राइट बेलर, ड्यूटी ऑफ बेली, राइट बेली। अब रहा कि क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में मुद्दे के बाद? ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट तो है, डिलीवरी 2 होता है, फ्यूल और वॉट, कंस्ट्रक्टिव। ऐसे तो एक और होता है सिंबॉलिक, जो सेलर गुड्स एक्ट में थोड़ा सा देखोगे। एक हुआ कि भाई तो अपना कपड़ा दे, कपड़ा दे दिए हाथों से, एक्चुअल डिलीवरी। एक हुआ भाई तू कार दे, अब कार उठा के तो हाथ में नहीं देगी, चाबी दे दी, उसको कहा सिंबॉलिक डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव एक्चुअली अलग तीसरा है कि तूने कहा कि भाई जो गुड्स सेलर गुड्स एक्ट में है, एक आदमी का सामान
किसी गोडाउन में पड़ा है, मान ले मेरा सामान अमीषा के पास पड़ा है, अमीषा का काम है सिर्फ गोडाउन मेंटेन करना, मेरे पास गोडाउन नहीं है, मैं अमीषा कहती कि अगर 10,000 महीना लेंगे भाड़ा पे आपको, हाँ आपको सिर्फ रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी लोग हम सब मेंटेन कर लेंगे, मतलब चाबी मेरे पास नहीं है गोडाउन का। उस बॉम्बे रोड में बहुत ऐसे गोडाउन है, तेरे को धंधा करना है तो जरूरी नहीं है कि सब खरीदना पड़ेगा, तुमको 50 टन माल रखना है रख लो, वो लोग 1 टन का पर डे के हिसाब से क्या करता है, चार्ज करता है, तुमको बेचना है बेच दो, और उसको बोल दो कि देखिए गाड़ी वाला जाएगा उसको लोड करवा देना। तो ये वेयर हाउसिंग जिसको कहते हैं, वो लोग का काम उस तरह का है। अब गोडाउन में पड़ा किसके पास, अमीषा के पास, अमीषा जानती है कि सामान किसका, सर का। लेकिन मान ले कि अंजलि मेरे से आई, बोली सामान है, बोला हाँ, मैंने बेच दिया अंजलि को। अब अंजलि को जब बेच दिया तो अंजलि के पास भी गोडाउन नहीं है, कहाँ रखे भाई। तो धंधा करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ आपका अपना होना चाहिए, आज की तारीख में सबके ऐसे व्यवस्था है। अब मेरे से वो 1 टन का 100 रुपया रोज का लेता था, वो 5, मेरा 20 टन वहां पड़ा था। अब 20 टन का 2,000 रुपया मेरा पर डे का भाड़ा लग रहा था, और वो जानता था कि ये सामान मिस्टर अशोक का है, चलो तू मेरे से आई 5 टन सामान दो, हमने कहा दिया। तो बोला कहाँ ले जाओगी, बोला जहाँ है रहने दीजिए, बट हमने क्या बोला, किंतु आज से सामान तुम्हारा। और गोडाउन वाला को फोन करके क्या बोला, भाई कल से ये सामान किसका, आज से सामान किसका हो गया, अंजलि का। तो ये वर्ड जो एक्सेप्ट किया गोडाउन वाले ने, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब कल से बिलिंग तुम्हारे नाम पे पड़ेगा 100 रुपया करके, 5 5 टन का 500, मेरा टेंशन क्या होगा, कल से वो बिलिंग तुम्हारे नाम से शुरू कर देगा, सामान वही है, तुमको जहां फिर ले जाना है लेके जाओ। तो ये कहते हैं हम लोग व्हाट, कंस्ट्रक्टिव। तो वो जो नीचे एग्जाम्पल है वो रियल में कंस्ट्रक्टिव नहीं होकर सिंबॉलिक होगा, बट वैसा ही कुछ तो डिलीवरी जरूरी है बिलमेंट में। और कोई ना कोई तो क्या होगा, पर्पज होगा, कोई ना कोई क्या होगा, पर्पज होगा। तू जा रही थी शादी में, तो शादी में जाते वक्त तू फिर अमीषा को क्या बोले, देख हम शादी में 7 दिन के लिए जा रहे हैं, ये मेरा जो पेट डॉग है तू 7 दिन के लिए रख भाई, इसको संभाल ले, 7 दिन के लिए तू इसको संभाल। अब अमीषा नहीं ली तो ऐसा बहुत सारा सेंटर है, लोग जब जाते हैं तो अपने पेट को क्या करते हैं, वहां दे देते हैं, अगला उसको संभाल करके क्या है, रखता है। पोजीशन, पोजीशन का उल्टा है ओनरशिप, या उसकी तरह है। पोजीशन मतलब फिजिकली तुम्हारे पास भले ही है बट ओनर आप नहीं हो। नॉर्मली जिसके पास पोजीशन होता है उसी के पास ओनरशिप होता है नॉर्मली, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में पोजीशन किसी और के पास, ओनर कोई और है। अब मान ले कि आपने जाते वक्त गांव गाय अमीषा को दे दिया कि भाई ये रख, 7 दिन बाद आई तो एक बछड़ा हो गया, अमीषा बोली तू गाय दी थी गाय रख, बछड़ा मेरा। ये सारी बातों का जिक्र इस लॉ में है, क्या होगा, क्या बातें होंगी। तो सेल्फ पोजीशन, एंड देन लास्ट में पार्ट है व्हाट, रिटर्न ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली जैसे ही पर्पज खत्म हुआ, या तो वापस दो या फिर इसको भी देना था उसको क्या कर,
तो ये सारी बातें निकल के आई हैं उसी बेलमेंट के डेफिनेशन से, उसी बेलमेंट के। तो क्वेश्चन क्या बन गया, पार्टी टू बेलमेंट एंड व्हाट इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है बेलमेंट के। अब जो डेफिनेशन में था वही है, कभी क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह का तो फिर पॉइंट बनाना है, लेकिन जो मेन समझना था वो है टाइप ऑफ बेलमेंट। टाइप ऑफ बेलमेंट, टाइप ऑफ बेलमेंट ही ड्यूटी एंड राइट्स को बहुत हद तक चेंज कर देता। टाइप ऑफ बेलमेंट ही बहुत हद तक चेंज कर देता। एक बेलमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट बेलर का है, बेली का है, या वॉट दोनों का है। अब बेलमेंट में कभी कभी प्राइस भी आ जाता, रिवॉर्ड, ग्रेटिट्यूअस विदाउट रिकॉर्ड, शौक से दिए। अमीषा को तूने या रौन कौशल ने रोनित को मोबाइल दिया था, ठीक है, रख, पैसा नहीं देना है, 7 दिन बाद तू मुझे क्या करना, वापस दे देना। लेकिन वो जो पेट वाला था कि अमीषा ने पेट रखा, चल वो खाना वाना दे के गई अलग बात है, बट पेट सेंटर को यदि देगी तो उसका पर डे का चार्जेस वो क्या है, ले ले। तो उसको बोल दिया गया व्हाट, नॉन ग्रेटिट्यूअस। तो वही चीज मेन मुद्दे का है, टाइप ऑफ व्हाट बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ व्हाट, सिर्फ बेलर को है। अब घर में ज्वेलरी वेलरी बहुत कुछ होगा या घर है, जाते वक्त लगा यार रही रहेंगे तो चोर तो उठा ले जाएंगे। एक आदमी क्या करता है, खासकर तुम लोग के पाड़ा वाड़ा में, डिपेंड करता है, जैसे हम लोग की तरफ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं 5-7 दिन से नहीं गया, सेफ्टी रहता है, बट बहुत है, तुम्हारे यहाँ बहुत समय है चोरी हो जाता है। बाड़ी बाड़ी वाड़ी यदि खाली रहा, घर बंद रहा, तो क्या करते हैं, चोरी कर लेते। फ्लैट में एक तरह से रहता है कि कोई आ नहीं रहा जा रहा, वो समझ में, लेकिन घर वाले केस में तो ऐसा है। एक्चुअली चोर को क्या लगता है कि कुछ आवाज भी हुआ तो कहीं इससे डिस्टरबेंस तो होने वाला, एक चाबी से खोल करके आराम से भी क्या करेगा। तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट, अब वो जो घर तू गई गांव दे के गई भाई कि तू रह, और तो दे किसको, पैसा नहीं दे रही है, पैसा दे नहीं रही है, तो सारा बेनिफिट जिसने घर दिया उसी को मिल रहा है, उसकी देखभाल फ्री में हो जा रही है, विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बिल, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ व्हाट, बिल। अब वो जो मोबाइल कौशल ने रोनित को दिया, उसका पूरा बेनिफिट कौन ले रहा है, रोनित ले रहा है, या अपने दोस्त को बाइक या साइकिल दी, पैसा नहीं ले रही है। मतलब कि वो ग्रेटिट्यूअस है एक तरह से, ये दोनों का दोनों में बेनिफिट में वो क्या है, ग्रेटिट्यूअस, कोई पैसा नहीं दे रहा, ग्रेटिट्यूअस मतलब खुद शौक से, पैसे की कोई बात है ही नहीं। उसी तरह से म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ व्हाट, गाड़ी रिपेयर करने को दी, तो बेली को पैसा मिलेगा रिपेयरिंग का, और तेरा गाड़ी भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें पैसा तो है, एक बार उसकी तरफ से है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड, यानी वो पैसा वाला। आप ग्रेटिट्यूअस शौक से दे रहे हो या बट नॉन ग्रेटिट्यूअस शौक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट थी। तो ये हिस्सा है जो राइट एंड ड्यूटी को डिसाइड करते वक्त बहुत सारी बातों को बोलता है। कुछ चीजें बदल जाएंगी इनके कारण राइट्स एंड ड्यूटी के समय। तो एक काम कर, पहले तो वो लिख, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ, खाली पॉइंट लिख, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट।
essential elements of contract of bailment. पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पॉइंट डिलीवरी ऑफ गुड्स। उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, वो डेफिनेशन में ऊपर लिख चुकी है, बस तुझे एग्जाम में लिखना है तो पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए कर रही है। डिलीवरी ऑफ गुड्स तीन लिखेगी, एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा लिखेगी सिंबॉलिक डिलीवरी, और तीसरा लिखेगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक के सामने लिख ले की ऑफ कार, सिंबॉलिक के सामने लिख ले की ऑफ कार, और कंस्ट्रक्टिव के सामने लिख ले एक्सेप्टेंस बाय वेयर हाउस ओनर, एक्सेप्टेंस बाय वेयर हाउस ओनर। ठीक है, एक्चुअल को सीधा सीधा हाथ में उठा के क्या किया, दे दिया। तीसरा पॉइंट लिख पर्पस, कोई ना कोई पर्पस तो होगा बेलमेंट का। चौथा लिखेगी पोजीशन, बिना पोजीशन का कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होने वाला है ही नहीं। बेली बोलेगा पोजीशन ही नहीं दिया तो हम खर्चेगा जिम्मेदारी। ठीक है, एंड लास्ट रिटर्न ऑफ गुड्स। ओके, तो सीधा सीधा कहानी यही रहा। अब टाइप ऑफ बेलमेंट में ये पिक्चर को सजा, बेलमेंट कितनी तरह का होता है। के
एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कुछ तो है नहीं, एक ड्यूटी ऑफ बेलर एंड बेली पे है। तो अब ये समझाने के बाद वो लोग चालू किया किसको लेके, ड्यूटी ऑफ बेलर, जो भी पॉइंट था वो गया। फिर था ड्यूटी ऑफ वॉट, बेली। फिर ड्यूटी के बाद ऑब्वियसली क्या, राइट ऑफ बेलर, एंड नेक्स्ट इज वॉट, राइट ऑफ बेली। अब एक एक करके ड्यूटी राइट, एक है राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी वॉट रॉन्ग डूअर, थर्ड पार्टी। तीसरा पार्टी कुछ गलत किया तो इन दोनों का अधिकार क्या, इन दोनों का, कब आप बेलमेंट को क्या है खत्म कर सकते हो। एंड उसी बेलमेंट में फौजी कॉन्ट्रैक्ट में पड़े थे, खोया हुआ सामान किसी को मिला, अपने आप में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या हो गया, बेलमेंट हो गया। फौजी कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, बेलमेंट भी हो गया। उस पे ज्ञान है। एक वर्ड है राइट ऑफ लियन, लियन मतलब रोक के रखना। सामान कभी कभी बेली रोक के रख लिया, बोला नहीं वापस करेंगे, इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा कुत्ता वापस नहीं करूंगा पेट डॉग। तो कब कर सकता है वो, उस पे कुछ बातें हैं कि लियन, दोनों के बीच डिफरेंस, और प्ले चालू हुआ। टोटल 3 क्वेश्चन ही तुम्हारा आया है, एमसीक्यू भी नहीं है, जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है आया हुआ। अब इसके चक्कर में अब वही होता है ना कि ज्यादा पढ़ने में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि क्यों ही उतना पढ़े। वो भी लास्ट में ही आया है इधर, पहले तो नहीं था। तो एक उसने पूछा है कि एक तो केस स्टडी है और 2 सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि बेलमेंट और प्लेज में अंतर क्या है, बेलमेंट और प्लेज में अंतर क्या है। और नोट किया। तो एक क्वेश्चन यही है कि बेलमेंट और प्लेज में अंतर क्या है, 13 नंबर। और वो इसेंशियल एलिमेंट, स्टेट द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बात थोड़ा बात करेंगे कि बेलमेंट और प्लेज में अंतर क्या है। एक क्वेश्चन ये है। तो वही जो अभी पॉइंट लिख रहे थे, लेकिन इसेंशियल एलिमेंट बोलने से पहले वो सेक्शन का डेफिनेशन लिख दोगे ना, तो वो बहुत बढ़िया मार्क्स देगा। क्योंकि जो भी एलिमेंट है, तो वहां पे आप शुरुआत कैसे कर सकते हो कि द एसेंशियल एलिमेंट्स of Belmont is discussed in section 148, which are as follows। और इसको डिफाइन कर लेना था, इसको डिफाइन करके थोड़ा थोड़ा करके ये सब बता देना था, थोड़ा थोड़ा करके। और बाद में वो जो डिफरेंस वाला बात है वो ले लेना था। क्लियर। तो बात है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ और डिफरेंस। एक सवाल जो तुम्हारा है बेसिकली 28 नंबर, तो वो है राइट ऑफ, राइट एंड ड्यूटी में एक केस स्टडी। 28 के पहले 30 सीधा सीधा चलेगा। ड्यूटी ऑफ बेलर एंड केयर टू बी टेकन बाय बेली, यानी ड्यूटी ऑफ बेली। तो तुमको बताना था ड्यूटी ऑफ व्हाट, बेलर एंड बेली। और एक सवाल सिर्फ है रिलेटिंग टू व्हाट, केस स्टडी। अब है, मुद्दे की बात थी कि इतना ज्यादा समय कितना दिया जाए ये डिपेंड करता है। ठीक है,
क्योंकि है इतना कुछ टोटल बेलमेंट में। अभी तक तो थोड़ा हिस्सा है, तो एलिमेंट समझ में आ रहा, बढ़िया है। टाइप को इसलिए बढ़िया रखना था बिकॉज जब तक आप ये टाइप नहीं लिखोगी यहाँ कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे चल, ड्यूटी ऑफ वॉट, बेलर। ड्यूटी ऑफ बेलर में 4 सेक्शन है, लेकिन पहला क्या बोला है? ड्यूटी, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड। फिर बताना पड़ा ग्रेटिट्यूअस में क्या एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस क्या होगा। ठीक है, तो देख, हेडिंग लिख, ड्यूटी ऑफ बेलर, ड्यूटी ऑफ बेलर। पहला, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड, faults in goods built under section 150। 150, ठीक है। अब इसमें दो है। पहला है इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस, इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस। तो लिख ए, इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस। उसके सामने ये लिख ले कुछ चार वर्ड, बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट, bound to disclose fault which the bearer is aware, bearer is aware, which materially interfere, which materially interfere, which materially interfere with the use of them, with the use of them, with the use of them, or expose the belly, expose the belly to extraordinary risk, extraordinary risk। और आगे थोड़ा सा 3 वर्ड, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। मान ले अंजलि ने अमीषा का बाइक लिया, अमीषा ने बताया नहीं कि भाई बाइक ब्रेक में प्रॉब्लम है, अंजलि ली बेचारी, धक्का मार दिया, हॉस्पिटलाइज हो गई। तो तेरे को उसके लिए डैमेज क्या है, देना पड़ेगा अमीषा को। बता देना था, देख भाई ब्रेक पकड़ता नहीं है, ठीक है। तो सामान जो दी वो तो मटेरियली इंपॉर्टेंट चीज था ना, उससे तेरा रिस्क हो सकता था, उससे तेरा क्या है, रिस्क हो सकता था। बोलो बाबू, আবার बोलो बाबू। ওই 3টে চ্যাপ্টার যেটা হয়েছে না, ওটা সব জায়গায় সমান থাকবে। একবার ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করো। অ্যাকচুয়ালি ওই ফোল্ডারটা না, ওটা এদিকে দেখি ওদিকে ভুল হচ্ছে।
কালকে অজিতের সঙ্গে বলেছি তুমি তোমার কাজটা আগে করে নাও, অজিত আসছে তারপরে বসে দিও, ঠিক আছে? মোটামুটি তুমি যেটা আজকে করছো না ওটা লিখে দিও, ঠিক আছে? তুমি যেগুলো আজকে করেছো বা এখন করতে যাবে ওটা লিখে নিও, অ্যাটলিস্ট আমি জানতে চাই যে এখন কি করছো তুমি, ঠিক আছে? যদি আমার মনে হয় যে না ওটা করার দরকার নেই বা এটা দরকার, ঠিক আছে, তখন মানে তুমি যাই করছো যখনই অ্যাটলিস্ট আমি জানি যে তুমি কি করছো। তাতে কি হবে যে আমার মনে হচ্ছে যে এটা দরকার, এটা কর। সিএমএ ফাউন্ডেশনে অ্যাকাউন্টস এর ম্যাথটা রেডি হয়ে গেছে? একবার রাহুল থেকে জিজ্ঞেস করে নাও, কেন ম্যাথটা রেডি ছিল, দেওয়ার আছে। তো প্রত্যেকটা জিনিস যেটা ছিল যে সব জায়গায় সমান থাকবে, কেন অলরেडी 3 बार হয়ে গেল। तो ब्रेक वाला मामला था, ग्रेटिट्यूस था तो भी बताना था, भले ही वो फ्री में दी, नहीं देगी तो उसका डैमेज उसको क्या करना होगा, देना पड़ेगा। और अमीषा को पता ही नहीं था कि ब्रेक फेल हो गया है, तो उसको ब्रेक खराब है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वर्ड था कि अमीषा इज व्हाट, अवेयर, फिर भी वो नहीं बताई। और दूसरा है इन केस ऑफ व्हाट, नॉन ग्रेटिव्स। फ्रॉड में तो हम लोग बेचते हैं, यहाँ तो फोकट में हम उसको बाइक चलाने को दिए, हम तो यहाँ सिर्फ बाइक चलाने, उसको बेच दिए तब फ्रॉड होगा। यहाँ तो बेच कहा हम तो वो बोले कि भाई दे हम घूम के आते हैं। अब आ जा नॉन ग्रेटिट्यूड, गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वॉज और नॉट अवेयर। ऊपर में था अवेयर है तो ही, लेकिन तुम्हारा काम ही भाड़े पे देना है, तो तुम जानो ना जानो तुम्हारी क्या है, जिम्मेदारी है। तो हेडिंग में क्या रहेगा, इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, रिस्पॉन्सिबल वेदर ही वॉज अवेयर और नॉट, ही मतलब बेलर, वेदर बेलर इज अवेयर और नॉट। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि तुमको बताना था उस सामान में कुछ भी डिस प्रॉब्लम है। तो ये रहा 150 चार्ज, ड्यूटी टू पे व्हाट, नेसेसरी एक्सपेंसेस 158, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। चलो पहले पढ़ लेते हैं। Where the conditions of the bailment, the goods are to be kept or to be carried out or to have work done upon them by the bailee or the bailier, the bailee is to receive no remuneration gratuitous. The bailier shall repay the bailee necessary expenses incurred by him and extraordinary expenses incurred by him for the purpose of the what, दोनों है, नेसेसरी एंड व्हाट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब जाते वक्त अंजलि ने अपना पेट दे दिया, तो नेसेसरी पेट का खाना पीना तो दे भाई, भले ही वैसे ही देके गई, बट बेलर का ड्यूटी क्या है कि रोज का जो खर्चे का है वो सब दे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पेट बीमार पड़ गया, डॉक्टर को ले जाना पड़ा, उसका पैसा भी क्या कर दो। तो ग्रेटिट्यूस में, नॉन ग्रेटिट्यूस में
ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ओनली वॉट एक्सपेंसेस। अब गाड़ी भाड़े पे लिया तो भाई नॉन ग्रेट्युटोस में ऐसे भी तो हम मंथली जो रेंटल वेंटल था वो क्या कर रहे थे, दे ही रहे थे तुमको। तो गाड़ी वाले का काम है भाई साफ सफाई ये सब तू कर। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने गाड़ी को धक्का मार दिया तो सामने वाला क्या बोलेगा, धक्के के कारण जो डैमेज हुआ वो तो दो तुम। तो दोनों में फर्क क्या है, ग्रेटिटुअस में नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दोनों देना होगा, और नॉन ग्रेटिटुअस में बिकॉज ऑलरेडी वो एक रेंट क्या कर रहा है, दे ही रहा है। तो हेडिंग लिखो इन केस ऑफ ग्रेटिट, पहले तो वो ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, उसके नीचे इन केस ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट। ग्रेटिटुअस बेलमेंट में दो वर्ड तीन लिख लो सिर्फ, necessary and extraordinary expenses must be paid by the biller, must be paid by the biller, okay। और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए ये रहा 158। अब आ जा 159, क्या लिखेगी, ड्यूटी टू इंडिम्निफाई द बेली, duty to indemnify the bailey for premature termination, for premature termination under section 159, termination under section 159, सामने लिख लेना अंडर ग्रेटिटुअस बेलमेंट, under gratuitous bailment for the excess of benefit received, excess benefit received, excess of benefit received, received बस। अब अंजलि ने, तूने अमीषा से कहा अमीषा बाइक दे, 5 दिन के लिए रखेंगे, तूने उसमें 20 लीटर पेट्रोल भरवा दिया तो सोचिए 5 दिन तक यूज करना, हमको जाना होना है, दे 5 दिन के लिए पेट्रोल भरवा दिया। अमीषा कहती है 2 दिन बाद मेरा बाइक वापस दे, 2 दिन बाद मेरा क्या कर अब वो तो चल निकाल सकती है, लेकिन कुछ केसेस में निकालना संभव नहीं होगा। तो फिर तेरे को वो क्या करना होगा, जो भी नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई क्या है, करना पड़ेगा। सीधा सा बात है, उतना पैसा तो दे भाई। चल लास्ट वीक, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली अंडर सेक्शन 164। वो आती तो अब तक तो
बंद कर तू पहले, बंद कर। एक्चुअली आजकल वो 5, 6 to 10 के चक्कर में गार्जियन लोग हैं, तो वही लोग। चलो चलो, पहला, indemnify for any loss, indemnify for any loss or any loss, सामने लिख दे डिफेक्टिव टाइटल इन गुड्स, अंजलि ने अमीषा से बाइक लिया, ओके, बाइक अमीषा ने किसी से चोरी का खरीदा था। तो अमीषा के पास तो टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है। अब जिसका बाइक था बेचारा वो तेरे से क्या किया, लेके चला गया अंजलि से। तो अंजलि का जो नुकसान हुआ डिफेक्टिव टाइटल के कारण, तो वो तेरे को देना पड़ेगा। इंडेमनिटी का मतलब ही है, पर से रिचार्ज रिचार्ज कराई थी, सब चला गया। समझ गई, तो कहानी वही है। अब आजा नेक्स्ट, रिसीव बैक द गुड्स, ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स, बस। ठीक है, अब आजा, कहानी यहाँ पे सिंपल सा है। बेलमेंट का एक समय होगा कि भाई 1 महीना तक तेरा हम बाइक लेंगे, ठीक है। 1 महीने बाद जाके बोला भाई बाइक तो ले, या कार था, कार वो लिया ही नहीं, कार वो लिया नहीं, तो तेरे को गैरेज का रेंट क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो या तो वो 1 महीना पे बाद सामान ले ले, बात ही खत्म, वो लिया ही नहीं, हम नहीं लेंगे। अबे तेरे चक्कर में मेरे को 3 महीना जहाँ रखना पड़ेगा उसका रेंट क्या है, तो पैसा तो दे। जो भी मेरा हेडेक हुआ, जो कंपनसेशन है, वो सारा क्या करना होगा, देगा पड़ेगा। तो सामने इफ रिफ्यूज्ड, सामने इफ रिफ्यूज्ड Belly can claim compensation. Belly can claim compensation for all necessary expenses. All necessary expenses incurred by him. All necessary expenses incurred by him for safe custody. For safe custody. ठीक है, फॉर सेफ कस्टडी, वो लेना है। ये था ड्यूटी ऑफ वॉट, बेलर। तो जो तेरे से वो क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन में यही था कि पहले ड्यूटी ऑफ बेलर बताओ, और फिर क्या था, ड्यूटी ऑफ वॉट, बेली बताओ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेलमेंट।
तो जैसे बेलर वैसे ही बेली साहब। पहला क्या है? 151 और 52 दो चीज है। हमने जब दिया तो अंजलि ने जब सामान बाइक लिया तो उस बाइक को कुछ इस तरह से मेंटेन करी कि वो अपना होता तो हम वैसे ही रखते। लेकिन लेकिन दूसरे का है तो फेंक के रखो, जो इंसान करता है। और अपना है तो क्या करता वो, सही से रखता है। तो भाई बोला गया कि उसका ड्यूटी है कि क्या करे, अच्छे से रखे यदि उतना है तो। अब इसमें एक चीज दो है, एक तो है 151 में ये बोला है, 152 में क्या बोला, यदि कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, destruction, deterioration of the things bed if he has taken the what? Reasonable care. Reasonable care. अब अंजलि ठीक संभाल करके वैसे ही रखी है, अब तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन अमीषा देते वक्त बोली थी, भाई हम नहीं जानते हैं, कुछ भी यदि उसमें नुकसान हुआ तब तो हम पैसा क्या करेंगे, ले लेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, यदि कुछ नुकसान हुआ तो मुझे नहीं मालूम। एक है कि रीजनेबल केयर है ही नहीं, मतलब शादी के लिए, हल्दी के लिए, प्रोग्राम के लिए साउंड सिस्टम ले आया और हल्दी लगाते वक्त साउंड सिस्टम को भी हल्दी लगा दिया, मेहंदी लगा दिया। तो कहानी है कि तुमको रीजनेबल केयर रखा नहीं, अब तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो क्या है। या फिर अचानक बारिश हो गई, सब लोग भाग गए, साउंड सिस्टम भीग रहा है। अपना होता तो नहीं करते वैसे। तो ये ड्यूटी ऑफ बेली में ये उसकी दो जिम्मेदारियों का जिक्र है, 151 एंड व्हाट, कहाँ पे? इन एब्सेंस, इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर। अब रीजनेबल केयर वो तो बारिश में भीग नहीं दिया, तब तो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि रीजनेबल केयर तो रखा ही नहीं। लेकिन तुम रीजनेबल केयर रखा था, मान ले कि एक रूम में बहुत संभाल करके रखा था, अचानक आग लग के जल गया, अब तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो कहानी है कि हम रीजनेबल, हाँ सामने वाला बोला था कि हम ले लेंगे भाई, तू पानी सब कुछ संभाल संभाल कर करके रखा था, अचानक बाढ़ आई, डैमेज हो गया, तो भाई बोला यार हम इसमें क्या करें। अब बाढ़ आई, ऐसा आ गया कि भाई हम अपना जान बचाए कि तेरा सामान बचाए, हम तो निकल लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में वो जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन यदि वो सामान देते वक्त बोला था, देख भाई कोई भी परिस्थिति हो, हम तेरे से अपना सामान का दाम क्या है ले लेंगे, तो वहां वो वर्ड आपको ध्यान रखना था, इन एब्सेंस ऑफ, इन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूं क्योंकि मैंने रीजनेबल केयर रखा था। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो भले ही रीजनेबल केयर रखे हो भी हम आपसे ले लेंगे। तो दो बातें थी, सेक्शन 151 एंड 150 वॉट 2। तो ड्यूटी ऑफ बेली में एक ये बताना था, नॉट टू मेक इनकॉन्सिस्टेंट यूज ऑफ वॉट गुड्स, इनकॉन्सिस्टेंट। अब तेरे को कोई सामान दिए तो तू उसका सही से यूज करना भाई, तू उसका बहुत रफ यूज कर रही है तो उसका क्या कर रही है, रफ यूज कर रही है। अब घोड़ा दिए तो एक आदमी चढ़ेगा कि 5 आदमी चढ़ेगा?
तो यदि सामान का क्या करिए, इनकॉन्सिस्टेंट यूज 154 देते वक्त बात हुई थी ना कि सही से यूज करना भाई, सही से यूज करना। तो वो जो साउंड सिस्टम हो या जो भी हो, और बात हुई थी कि भैया 6 घंटा चलाना, बात करते तू चला रहा 24 घंटा कंटिन्यूस, तो बस कह रहा तो बस सामान खराब हो गया। ठीक है। और यदि तू उस सामान को सही से यूज नहीं कर रहा है तो बिलर का अधिकार है, एक काम कर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मेरा सामान क्या कर, वापस दे। तो 153 में कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द वॉट बेलर इफ द बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द वॉट। बोला भाई एक काम करो, ट्रैक खत्म, जो जो बातें हुई थी उसके हिसाब से तुम यूज नहीं कर रहे हो। तीसरा केस स्टडी था जो तेरा था, इसी पे केस स्टडी था, नॉट टू मिक्स द गुड्स। 3 सेक्शन है, 55, 56, 57। बेली बेलर से सामान लाए, उसमें अपना सामान मत मिलाओ, अपना सामान मत मिलाओ। क्या लाए बेलर से सामान? गोल्ड। ठीक है। अब गोल्ड लाए हो, चलो गोल्ड तो सही दिख रहा है, मिक्सेस द गुड्स पेड विथ हिज ओन गुड्स विद द कॉन्सेंट ऑफ द वॉट। बेलर से पूछा, देख भाई इसमें अपना सामान मिला दे। अब एक तरह से पकड़ के चल, इसमें बहुत सही एग्जाम्पल क्या ही पकड़ा जाए। हम्म, ऐसा कुछ तो है नहीं, वो अलग हो ही सकता है। मतलब कि अब गोल्ड गोल्ड का ही पकड़ के चल, वो गोल्ड लेके आया था 20 ग्राम। बेलर ने बेली ने बेलर को कहा भाई हल्का लग रहा, पार्टी में अपना मजा नहीं आ रहा, हम भी 30 ग्राम मिला के इसको 50 ग्राम कर देते हैं, राजी है? बोला कर दे। तो 20 और 30 50, यानी जो जितना दिया उतने का अधिकारी हो। बेलर से पूछे थे, बोथ द पार्टी शैल हैव ए इंटरेस्ट इन व्हाट प्रोपोर्शन। इंटरेस्ट अधिकार, कि जिसका जितना है वो उतने का क्या है, अधिकार है, टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन द व्हाट मिक्सचर दस प्रोड्यूस। दोनों को मिला के एक तो बना। तो बेलर तो बैग 20 ही ग्राम दिया था, बेली उसमें अपना कितना मिला है, 30। तो दोनों का, उसका 30 है, उसका कितना है, 20 है। बिना पूछे मिला दिया। दो बातें हैं, क्या बाद में अलग हो सकता है? बाद में तब तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन उसको अलग करने में खर्चा लगा, तो जिम्मेदार कौन होगा? बेली उसको करेगी। और यदि उसमें कहीं डैमेज हो गया अलग करने में, तो फिर बेली को उसका भरपाई क्या है, करना पड़ेगा। 156, मिला दिए बिना पूछे, और अब अलग करना ही इम्पॉसिबल है, अमान को अलग करना जो मिलाए हैं, तो वो उसे वापस अदर गुड डिलीवर। द बेलर उस समय बोलेगा मेरा जितना नुकसान हुआ उतना क्या करोगे, दोगे।
क्योंकि अलग तो हो ही नहीं पा रहा। या तो बेलर छोड़ देगा, तुम पकड़ो, हमको नहीं मतलब है, हमको हमारा पुराना का उसका पैसा क्या करे। दो, तीन सेक्शन कौन सा रहा? पूछ कर के लिए, बिना पूछे मिलाए और अलग पॉसिबल है, बिना पूछे मिलाए और अलग पॉसिबल नहीं है। तब तो फिर बात आती है कि क्या ही कर रहा है, तो फिर उस केस में नुकसान और उसकी भरपाई की बात थी। देख के स्टडी पढ़ते हैं। 156 सेपरेट करना संभव है ना? और लेबर चार्जेस कौन बेयर करेगा? बेली यानी मिस्टर वाई। ये ज्ञान देके लिखना था, इसी को उसके साथ जोड़ना है। 157 तो यहाँ क्या लिखना था? हेयर द सेक्शन 157 अप्लाई विच सेज विच सेज। सो 156 को बताना था। तो एज द गुड्स इज व्हाट सेपरेबल, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर मार्क है और उसका एक डिफरेंट मार्क है। इट इज ए सेपरेबल, सेपरेबल भी है। अनसेपरेट करने में जो भी लेबर चार्जेस लगा, सेक्शन कहता है डेली इज व्हाट। तुमने तो बिना पूछे ही उससे मिला था ना, विदाउट कंसेंट। रुक जा रुक जा, सॉरी, कंसेंट था ना? नहीं का था, विदाउट कंसेंट था, तो तुमने मिलाया था। द बेली इज बाउंड टू व्हाट। ये यदि एग्जामिनर को दिख गया तो वो पूरा नंबर दे दो। अब तुमको ये पता ही नहीं, सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, उल्टा सीधा ज्ञान दिए जा रहे हो। लिख के आ रहे। नहीं, हो सकता है कुछ लोग की वो बियर करेगा, मान लो, बट वो देखना चाहता है कि क्या तुम 156 और वो वर्ड्स को सही से मेंशन कर पा रहे हो सकता है कि लोगों को सेक्शन 56 याद नहीं है, बट कॉमन सेंस कहता है कि ना, बिना पूछे किए हो तो करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस में हो सकता है कि लोग इसके आसपास का भाषा यूज कर ले। तो आधा नंबर तो कम से कम क्या है, मिल ही जाएगा। और यदि एज इट इज उतार दिए तो हम लोग उसको कहते हैं ना कि डॉक्टर ने सही नब्ज पकड़ी है, तो दवाई तो बढ़िया दी गई। यदि एज इट इज उतार दिए तो एग्जामिनर को क्या दिखता हो, एकदम सही जगह पे पहुंचा है। तो इसीलिए हम लोग केस स्टडी को कहते हैं कि ये कब पॉसिबल है, जब एज इट इज सब पता हो तुम कि कहाँ मिलेगा। सेक्शन मिलने पे देख, बिना सेक्शन का, बिना नॉलेज का भी कॉमन सेंस में इंसान क्या बोल सकता है? भाई बेलमेंट, बेलमेंट है, तुमने बिना कंसेंट किए हो तो तुम ही बियर करोगे भाई। ठीक है, तुम ही बियर करोगे, ये सब बोलना। ठीक है, अब ये वेयर हाउस वाला कहानी है ना, हमने रखा था। अब वो मिस्टर वाई क्या किया, अपना छोड़ दे, किसी और का भी सामान उसी में मिला के रख दिया। उसी में मिला के क्या है,
रख दिया। भाई एक्स बोला हमको क्या मतलब है, मेरा सामान हमारा दो। बोला यार हमको अलग करने में टाइम लगेगा, बस 10 दिन बाद देंगे, हट जाएगा। तो बोला वो हमको नहीं मालूम, हमको अर्जेंट है, अभी चाहिए, हम आपको बेचना है, कस्टमर मेरा खड़ा है, उसको देना है, अभी देना पड़ेगा। बोला तो फिर तो खर्चा लगेगा। बोला खर्चा तुम समझो, हम क्यों देगा। यही था इससे। तो जब ये पढ़ते हो तो अब बात यही है ना कि कब कहाँ से उठा के देगा, यही तो मुश्किल है। और ये शॉर्ट टाइम में ये पढ़ने वाला चीज है ही नहीं। मतलब जब आप इसको रेगुलर पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे ध्यान में क्या है, रहता है। अब जैसे ड्यूटी ऑफ वैली में ये तीसरा था, 3 सेक्शन, चौथा क्या था, दे दे भाई वापस, जब मांगा तब, पर्पज हो गया। और यदि नहीं वापस दिए, फिर सीधा सीधा जो नुकसान होगा उसके लिए आप क्या होगे, रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है। और वो गाय का बछड़ा वाला एक्विजिशन, अब उससे कुछ निकला, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैरी, बेली को, बछड़े को भी वापस क्या है, देना पड़ेगा। लेकिन बेली पहले ही बोल दिया, देख भाई गाय ही देंगे, बछड़ा नहीं देंगे। तो ये वाला कौन सा वर्ड, इन एब्सेंस टू कॉन्ट्रैरी। ठीक है। तो वो एक्विजिशन तुमको क्या करना होगा, बाउंड टू डिलीवर। एंड अपना मालिक तो मत बनो, मालिक वो है और तुम क्या करने जा रहे हो, सेट अप ए टाइटल एडवर्स टू द वर्ड। पहला मालिक है वही रहने दो, उसमें लोग रूम भाड़े पे दिए और वही मालिक बन गए, तो गलत। छठ होता तेरा क्या, समझ पाई। तो बेलमेंट में तू अलग से एक कौन सा बोला, ध्यान देना, जब ड्यूटी सही है ना तो राइट भी कुछ तो उसी का उल्टा है, कुछ उसी का क्या है, कुछ उसी का उल्टा है। तो बहुत सारा देख, वो जो ऊपर पढ़े थे ना, पर वही सारा सेक्शन बहुत सारा ऊपर से फिर रिपीट होगा। क्योंकि ध्यान रख, ड्यूटी ऑफ बेलर राइट ऑफ बेली बन जाता है। ड्यूटी ऑफ बेलर क्या है, राइट ऑफ बेली। और ड्यूटी ऑफ बेली राइट ऑफ बेलर बन जाएगा, एक क्रॉस हो जाता है, एक दो अलग छोड़ देते हो, नहीं तो वही रिवर्स बैक हो जाता है। एंड अलग से एक क्या था जो छोटा सा था, रॉन्ग डूअर। A third person wrongly deprives the belly of the use of possession of goods belt, does not does them any injury, the belly is entitled to what? अब अंजलि बाइक मांग के लेके आई, अमीषा से चलाएगी, देखा कोई तीसरा आदमी उसको यूज करके क्या कर रहा है, चला रहा, अंजलि टेंशन में। तो बिल्ली, अंजलि का अधिकार क्या उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में। और साथ ही साथ अमीषा बोली भाई हम तो अंजलि को दिए थे, तू कौन चला रहा भाई। तो ये कौन चला रहा है। तो उस केस में क्या बोला है कि दोनों उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। 180 में बोला है। और वट एवर इज ऑब्टेन बाई वे ऑफ रिलीफ सूट, अंजलि और अमीषा में फिर झगड़ा हुआ कि थर्ड पार्टी से 4,000 रुपया मिला। अब अंजलि और अमीषा झगड़ा करी, ये 4,000 कौन लेगा। ये 4,000 कैसे लेगा, तो वो बांटने का एक हिसाब किताब बोला किसमें, 181 में। और ये ये सब केस क्या है कि वेलमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है। और लास्ट, ये तो सामान तुम्हारा मिला तो उसको रखो, लेकिन उसमें दो तीन बातें थी ना कि तुम कब उसको बेच सकता है।
या तो वो खराब हो जाएगा, या तो क्या है, और बेच करके मेरा जो खर्चा है, लॉफुल चार्जेस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। मतलब वो सामान को बेचेंगे तो मिलेगा 6,000, मतलब सामान है 10,000 का दाम है, बेचने से मिलेगा 2/3, दो, मतलब वैसे ऑड फिगर है, 6,000 का 2/3 4,000, और मेरा भाड़ा 4,000 हो गया। मैं 1 महीने से रखा हूँ, 1 महीने से मेरा किराया कितना हो गया, 4। सामान का दाम कितना है, 6। फाइंडर को ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है। तो मैं उस सामान को बेच सकता हूँ। सामान की जितनी कीमत है उसका 2/3 मेरा यदि चार्ज बन गया, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मेरा भाड़ा 3 हुआ और सामान का कीमत 6 है, अभी नहीं बेच सकता हूँ। तो एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट का बेलमेंट है, खोया हुआ सामान तुमको मिल गया, तो ओनर तो कोई और है। इम्प्लाइडली तुम्हारे पास आ गया पोजीशन, तुम्हारा जिम्मेदारी है अब उसको रीजनेबल केयर पे क्या करो, रखो। और साथ ही साथ राइट में, अधिकार में तुम्हारा अधिकार क्या है, तो जो खर्चा लगा उसे लोगे। बात ऊपर में ही पड़ा ना, नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये भी नॉन ग्रेटिटुअस हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉन ग्रेटिटुअस हो गया। तो नॉन ग्रेटिटुअस में तुम्हारा जो नेसेसरी है वो लोगे, और यदि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग गया तो वो भी लोगे। और यदि वो सारे खर्चे दिखा कि सामान की कीमत का क्या हो गया, 2/3, वो गाय गाय तेरा खो गया था, वो ले लिया, रखा था। अब गाय को रखा था, तो जो जो खर्चा लगा वो, गाय बीमार हो गई तो उसका भी खर्चा, और गाय दिखा कि है 60,000 का, बेचेंगे 40, और मेरा ऑलरेडी खर्चा हो गया है कितना, 40 के करीब, बेच सकते हो 2/3 में। और सामान को रोक लेने को क्या बोलते हैं, लिएन। बेलर आके बोलता है भाई मेरा सामान दे, बेली क्या बोलता है, मेरा पैसा दे। तो रोक के रखने की कहानी में until his claim is what satisfied, और some due to him is what, लिएन दो तरह का होता है, एक पर्टिकुलर और एक व्हाट। पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर अधिकार, और जनरल यानी जनरली बोलेगा तो टोटल। अब कपड़ा धोने के लिए वॉशरूम को किसी को दिया, ड्रायर को, कि भाई मेरा कपड़ा धो दे, बोला पैसा तो दे, पैसा दे नहीं रहे तो किसे कपड़ा देगा, कपड़ा तो रोक के क्या है, टेलर रोक के रखेगा, टेलर क्या करेगा, रोक के रखेगा। इसी को बोला जा रहा व्हाट, राइट ऑफ लिएन। और ये सब मिला के ही बनता है तेरा, एक डिफरेंस पूछता है। तो इस स्टडी मैट में ये पूरा है। चल, पहले छोटा सा हिस्सा है, पीडीएफ को पढ़ के खत्म करेंगे, तब एक बार सीधे सीधे भागेंगे कंपनी में।